लोग कह रहे हैं अपन स्टार्ट एक बार, है ना। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना वो है इंग्लिश, है ना। और जितना भी आपके मैंने जो चेक किया आपका एग्ज़ाम या पेपर, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट तो आपका ट्रांसलेशन ही है। हम एक्चुअली जो आपका वो सेकंड पेपर है ना उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। सर ने बोला कि इतना टाइम है नहीं, तो वो फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ ही लेते हुए चलेंगे, ठीक है। पार्ट जो है मेंस जो है, तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा पार्ट मेरे को दिखाई दिया ना इस पूरे पेपर में, वो है आपका ट्रांसलेशन, है ना। ऐसे इसका बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक कुछ दिया हुआ है उसका फिर आपने ट्रांसलेट किया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में किया, या आप खुद ऐसे लिख लें या प्रेसी लिख लें, उन सब में आपको ट्रांसलेशन करना आना ही चाहिए। अपने थॉट्स को जब आप इंग्लिश में बनाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रांसलेशन ही है, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद में जो बड़ा टॉपिक है ना, एक वो है बेसिक ग्रामर, जो आपके फर्स्ट वाले पेपर में आएगा, है ना। बेसिक ग्रामर वो ऑब्जेक्टिव वाली, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको आती हैं, बस वो उनको थोड़ा सा मैनेज करना है और उस लेवल पे लेके आना है, ठीक है। कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेशन में जाना है, वो सब बात अपन एक बार कर लेंगे ना। जैसे सबसे पहले तो एक बार बात कर लेते हैं, इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझ में आता है कि इंग्लिश जो होगा वो लैंग्वेज है। इतना तो समझ में आ रहा है ना हमको, ठीक है। मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूँ जहाँ आप बता रहे हैं लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब हमेशा कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, बोलना ही है, स्पीकिंग ना, टू स्पीक आउट, वो सब लैंग्वेज है ना। अगर आप बोल रहे हैं तो कुछ तो निकलेगा मुंह से, और जो मुंह से निकलेगा वो क्या होगा, अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में वो सारा अल्फ़ाबेट है, ठीक है। ए से लेके जेड तक वो सब कुछ किस में आ गया, अल्फ़ाबेट में आ गया, ठीक है। एक इसमें एक क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि ए से लेके जेड तक को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं या अल्फ़ाबेट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप इसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे, अल्फ़ाबेट्स, बैट और अल्फ़ाबेट्स, बेट्स, ठीक है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अल्फ़ाबेट्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, द वर्ड इज़ अल्फ़ाबेट, क्लियर। आप अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ए से लेके जेड तक सब कुछ आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट का मतलब वही है, जैसे आपने वाउल्स सुना होगा किसी ने, या कॉन्सोनेंट सुने होंगे, सुने ना वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। वाउल्स कौन से हैं, वही है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और ये रिमेनिंग जो बचा वो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। आप ये अल्फ़ाबेट अगर मिक्स करते हैं तो वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल कुछ भी ले रहे हैं तो वर्ड बनेगा। वर्ड को अगर मैच करते हैं तो फाइनली क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ठीक है। समझना, आप एक बार एक साथ लिखवा दूंगा मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा आपको। एक बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम और ये हमको समझ में आ गया लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब बोलना। अगर हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट का मतलब वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको जब आप मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा और वर्ड का सेंटेंस बनेगा। ये बेसिकली इंग्लिश है और इसी को इंग्लिश बोल रहे हैं आप, क्लियर। जितने भी वर्ड होंगे ना इंग्लिश में, मतलब जितने भी वर्ड होंगे, जो भी वर्ड आप जानते हैं इंग्लिश में, टोटल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। समझ रहे हैं आप एक बात, इंग्लिश में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना तो 8 करके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो आपने सुना हुआ है वो इन्हीं में से एक है, ठीक है। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो क्या आएगा, फर्स्ट तो आएगा नाउन, सेकंड आएगा प्रोनाउन, सुने हुए आपने, है ना। आर्टिकल्स नहीं, एडजेक्टिव्स, हाँ, एडवर्ब्स और वर्ब, है ना। इसके बाद में आएगा आपका प्रीपोजिशन, सुना है आपने प्रीपोजिशन। एक आपको सुना होगा कंजंक्शन करके एक टॉपिक है ना, इंग्लिश में बहुत काम आएगा आपके, आपको यही बचाएगा कई जगह। सेंटेंसेस को मिक्स कैसे करना है वो कंजंक्शन में देखेंगे हम, जब आप ट्रांसलेशन करेंगे या कुछ बनाएंगे ना वो सब कुछ कंजंक्शन में आएगा। और 8th होगा इसका इंटरजेक्शन, है ना। हाँ वो मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी इंग्लिश ना इन 8 टॉपिक मतलब इंग्लिश है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये फिर हमने तो और भी कुछ सुना हुआ है, हमने तो टेंस भी सुने हुए हैं, वॉइस भी सुने हुए हैं,
सिनोनिम सुने हुए। सिनोनिम जो पार्ट है ना वो वोकेबलरी का है ना। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वो सब वोकेबलरी है ना। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर। क्लियर। अब बात आती है कि सर फिर वो कहाँ जाएंगे, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, है ना, वो सारा के सारा पार्ट है वर्ब का। ठीक है, टेंस की बात करते हैं, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, ये सारा वर्ब। हम करते क्या है बेसिकली, टेंस में वर्ब भी तो बदलते रहते हैं, कभी हेल्पिंग वर्ब, कभी मेन वर्ब, लेकिन फाइनली बदलनी वर्ब भी होती है ना। वॉइस में क्या काम है हमारा, वर्ब चेंज करना। नरेशन में क्या काम है हमारा, वर्ब चेंज करना। मॉडल में हमारा काम क्या है, मॉडल भी खुद वर्ब की तरह ट्रीट होती है। जैसे आपने बोला शी कैन राइट इट, तो कैन जो है आपने वर्ब की तरह ट्रीट कर दिया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरी इंग्लिश इन 8 के आसपास घूमती रहेगी। क्लियर। हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि इन 8 को हम पहचानना सीख गए ना, तो हम सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाएंगे, और हमारा काम ही है कि हम सेंटेंस को फ्रेम कर लें। क्लियर। अब 8 टोटल मिला के पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस वगैरह सब इसमें आ गए। अब हम बात करेंगे एक एक पार्ट की कि कैसे कैसे करना है इसको। बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी आपको, तो एक बार लिख लें आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार हेडिंग डाल लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें लिख दें 8, आगे 8 लिख दें, और फिर सबका नाम लिख दें। कोई आपसे कभी पूछ भी लेना कि हम पढ़ते क्यों हैं प्रीपोजिशन, हमें क्यों पढ़नी है प्रोनाउन, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्योंकि इंग्लिश का वर्ड इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। एक क्वेश्चन तो आपने तैयार कर लिया होगा, वो अल्फ़ाबेट वाला ना। अल्फ़ाबेट्स नाम का कोई वर्ड नहीं है, अल्फ़ाबेट ही है, A to Z सब कुछ इसमें ही है। हम ये स्टार्ट ही कर चुके हैं अपने टॉपिक, है ना, मतलब फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें कोई डेमो नहीं है कि आज मैं दिखाऊंगा कैसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम डे 1 से अब इसके आगे का ही पढ़ेंगे कल से। लिख दिया आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में लिखने की जरूरत थोड़ी है आपको, संज्ञा सर्वनाम, इंग्लिश चल रही है ना, तो ये तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है हमको ना। वही तो, इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे आपका फर्स्ट लिखा हुआ था नाउन, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नाउन को है ना सुनना है आपको, ये कि जो नाउन है ना इसको इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट इंग्लिश में नाउन को यूज करते हैं। समझ गया मेरी बात? जैसे मैंने बोला कभी आपको कि राहुल इज अ गुड बॉय, है ना, तो राहुल नाउन है, बॉय वो भी नाउन है। ठीक है, नाउन का मतलब होता है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग प्लस इमोशन, है ना। ये इमोशन वर्ड ना स्कूल तक तो नहीं आता है, ये बाद में जब हम कंपटीशन देते ना तो ये वर्ड भी जुड़ जाता है कि इमोशन जितने भी होंगे ना वो भी सारे के सारे नाउन होंगे। लाइक लाफ्टर हो गया, है ना, लव हो गया, हेट हो गया, ये सारे के सारे नाउन में आएंगे। ठीक है, अब एक बात और सुननी है आपको कि हमें एक बार ये सीखना है कि कोई भी सेंटेंस होता है तो बेसिकली तो उसका यही स्ट्रक्चर है कि आपने बनाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आ गया, एन ऑब्जेक्ट आ गया, बीच में आते हैं वो प्रीपोजिशन वगैरह, तो यही तो होता है यार, बेसिक यही है। सब्जेक्ट आ गया, अब वर्ब कौन सी लग रही है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये चेक करना है, और ऑब्जेक्ट, है ना। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, इंग्लिश में नाउन को यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, The person who is doing something. द पर्सन इन डूअर, आप Doer, कह सकते हैं ना, जो कोई काम कर रहा है। जो कोई काम कर रहा है। दीवार का रंग बहुत अच्छा है, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो अब सब्जेक्ट कौन है, दीवार दीवार तो ऑब्जेक्ट हो गई नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि दीवार का रंग बहुत अच्छा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ मैं, तो मेरे को सब द कलर ऑफ वॉल, द कलर ऑफ वॉल ऐसे बोल रहे हैं ना आप। अब समझना मेरी बात, इज गुड ये बोल रहे हैं आप, है ना, आपने कहा इज वर्ब आ गई, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब ये पूरा के पूरा जो है ना, ये पूरा के पूरा आपका सब्जेक्ट है।
समझ रहे हैं मेरी बात? हमेशा ऐसा नहीं होगा इंग्लिश में कि डूअर ही सब्जेक्ट होगा। डूअर सब्जेक्ट होता है ना, लेकिन हर बार नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की समस्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, मेरा सेंटेंस ये है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार की समस्या। ना अकेला भ्रष्टाचार सब्जेक्ट है, ना समस्या सब्जेक्ट है, पूरा के पूरा फ्रेम उठ के आएगा भ्रष्टाचार की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। समझ रहे? तो कई बार आपको क्या समझना है कि जो वॉट है ना, वॉट आपके सेंटेंस का वॉट, ये भी आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। वॉट समझ रहे हैं आप? मैं आपने बोला ना कि भ्रष्टाचार की समस्या तेजी से बढ़ रही है, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा कि क्या बढ़ रही है तेजी से, तो आप क्या का जवाब क्या होगा? भ्रष्टाचार की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। समझ रहे हैं आप? तो हमेशा ये नहीं मानना है आपको कि डूअर ही होगा, ये वॉट भी सब्जेक्ट होगा, है ना। बेरोजगारी का दानव भारत में तेजी से पैर फैला रहा है, मेरा सेंटेंस ये है, बेरोजगारी का दानव भारत में तेजी से पैर फैला रहा है। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है? बेरोजगारी का दाना, द डेविल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा लूंगा मैं, है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर बेरोजगारी इसमें सब्जेक्ट है, दानव इसमें सब्जेक्ट है, नहीं, वो पूरा के पूरा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भ्रष्टाचार की समस्या का अंत भारत में तेजी से हो रहा है, भ्रष्टाचार की समस्या का अंत भारत में तेजी से हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? भ्रष्टाचार की समस्या का अंत, पूरा वॉट, है ना। आप ये तो पूछेंगे कि क्या तेजी से हो रहा है, तो आपका आंसर होगा भ्रष्टाचार की समस्या का अंत। अब स्टार्ट करेंगे आप एंड से, द एंडिंग ऑफ, मतलब एक पूरा मीनिंग आउटपुट आना चाहिए उसका। पूरा वॉट का जवाब आना चाहिए, है ना। तब तक आप फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे सेंटेंस को। वहां तो ये बहुत बढ़िया लगता है डूअर वाला सेंटेंस, के आपने बोला कि राम ने खाना खाया, तो आपने कहा खाना किसने खाया? राम ने। लेकिन वो ऐसे तो फ्रेम करेंगे नहीं आप सेंटेंस, सेंटेंस तो आपको बड़े बड़े ही बनाने। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको बेसिकली क्या करना है कि व्हाट और हु, इनका जो आंसर है ना, ये आपका जनरली सब्जेक्ट होता है ना। तो क्लियर कट लिख लें आप, व्हाट एंड हु। नाउन हेडिंग डालना। हेडिंग नाउन डाल लें, नाउन के उसमें ही कर रहे हैं हम ये, व्हाट एंड हु, है ना। और क्लियरली लिख लें इनका जो आंसर है वही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप कहीं अटके फंसेंगे नहीं, मतलब इस सब्जेक्ट को बनाने में या सेंटेंस को स्टार्ट करने में। आंसर ऑफ व्हाट एंड हु इज सब्जेक्ट। व्हाट एंड हु इंडिकेट्स सब्जेक्ट, ऐसे लिख दें, ठीक है। ये तो एक बात होगी ना। अब दो चार हम फ्रेम और कर लेते हैं। जैसे मैं बोलना हो कि मेरे मेरे पापा का एटिकेट्स, नहीं, मेरे पापा का एटीट्यूड बहुत गंदा है, अगर मेरे को ऐसे बोलना हो, तो अब मेरा सब्जेक्ट कौन है? Attitude of my father. एटीट्यूड ऑफ माई फादर, पूरा उठ के आएगा, ठीक है। मेरे स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, Reputation of my school. रेपुटेशन ऑफ माई स्कूल इज गुड और नॉट गुड। समझ गए आप? तो पूरा के पूरा सब्जेक्ट उठ के आ गया, और पूरा के पूरा जो आप सब्जेक्ट उठा के लाए ना, वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश की सेंटेंस को फ्रेम करना, ठीक है। वो तो बात की है कि प्रीपोजिशन क्या होगा, ये क्या होगा। अब मेरे को ना दो से एक और आंसर दें आप। एक क्वेश्चन है मेरा, माई फ्रेंड राहुल केम हियर, है ना, और राहुल माई फ्रेंड केम हियर, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, दोनों लगभग एक ही सेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सही है कोई गलत है, या दोनों सही है या दोनों ही गलत है? ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला तो बिल्कुल सही है, उसका नीचे वाला भी सही है सर, वैसे तो मतलब दोनों सही है। वैसे ग्रामेटिकली फर्स्ट वाला सही है। हाँ, तो वो फर्स्ट वाला ज़्यादा कहीं ब्रेक उसमें वो नहीं है। कॉमा, मतलब कॉमा लो, कॉमा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। ये लो, तो कॉमा दोनों में लगाएंगे, लेकिन फिर हम सही दोनों ही है सर, वैसे तो दोनों सही है, जैसा हम सुनते हैं बाहर की इंग्लिश में, ये दोनों ही चलती है। ये दोनों बोल सकते हैं हम ना, ठीक है।
अगर ऐसा लिखा हो द पीएम ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी विजिटेड बोलचाल में ये दोनों भाषाएं आ चुकी हैं, इसलिए मतलब ऐसे ही बता रही हूँ। नेपाल, है ना, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो मिस्टर मोदी द पीएम ऑफ इंडिया। नीचे वाला ज़्यादा ऊपर वाले में तो ऊपर वाला अच्छा लग रहा था, नीचे तभी तो लिखा मैंने आपको। ये फीलिंग लेके नहीं होगा, ये तो रूल से होगा ना। हाँ, ये रूल से ही होगा सर। गलत लिख बाकी दिया। बोलचाल में ये सब तरह के लोग बोल देते हैं। लेकिन आपकी कॉपी में वो जो आपकी आंसर शीट है उसमें मार्क कर देंगे वो। हाँ, सही है। ठीक है, ये 2 लाइन से, ये भी मतलब एक ही सेट है, ये एक सेट है। इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला आपने कहा फर्स्ट वाला। और इन दोनों में से नीचे वाला ज़्यादा दोनों अच्छा सही लगा लग रहे हैं इसमें को। दोनों द पीएम ऑफ इंडिया विजिटेड। ठीक है। तो नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वर्ड की वैल्यू पे वो रहता है क्या, जैसे पहले वो जो हम मतलब किसको आपको एम्फेसाइज इम्पोर्टेंस देनी है? किसको इम्पोर्टेंस देनी है वो पहले आए। हाँ, एम्फेसाइज जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, मिस्टर शर्मा द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, या द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश कॉमा लगा के पूछ ले आपसे मिस्टर शर्मा, अब तो आपको समझ ही नहीं आएगा इम्पोर्टेंस मैं इंग्लिश को दूं या उनको। वो मैं बताता हूँ आपको, है ना। सेंटेंस में ना एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक तो यार ये पूरा ही मिटाना पड़ता है, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है उसके बारे में दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लोग कि एक तो होता है मेन सब्जेक्ट और एक उसके बारे में दी गई एडिशनल इंफॉर्मेशन, है ना। मेन सब्जेक्ट जो होगा ना वो हमेशा पहले आएगा, है ना, और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो बाद में ही आएगी। तो फिर राहुल माय फ्रेंड इज राहुल माय फ्रेंड, अब राहुल मेरा दोस्त हो, मेरे अंकल हो, या मेरा गाइड भी हो, मेरा फिलोसोफर भी हो, वो सब बाद में लगाओगे आप। इम्पॉर्टेंट ये है ये नाम हमारे लिए, है ना। अब वो पीएम ऑफ इंडिया हो या कोई जॉइंट सेक्रेटरी हो, वो कुछ भी होते हो, लेकिन मेरा जो सेंटेंस फ्रेम होगा ना वो यही वाले दोनों करेक्ट होंगे। समझ गए आप? जैसे आपने बोलना पड़ेगा मिस्टर शर्मा द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब वो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हो या डिपार्टमेंट के हेड हो, वो सब बात अलग है। क्लियर? लिख लें आप मेन सब्जेक्ट प्लस, इसको रूल को ऐसे बना लें आप, मेन सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, मेन सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। पहले आएगा मेन सब्जेक्ट, देन आएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। मेन सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त दी गई जानकारी बाद में, और उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो पहले। ये ऐसा हमेशा करना है आपको जब सब्जेक्ट की बात चल रही हो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की बात ही कर रहे हैं हम ये फाइनली अभी। सब्जेक्ट तो आप पहचान ही जाएंगे, आइडेंटिफाई कर ही लेंगे कैसे सब्जेक्ट बनाना है आपको सेंटेंसेस में। व्हाट और हु बेसिकली, तो इस वजह से पीएम ऑफ इंडिया तो अपने आप में को नहीं है क्या मेन सब्जेक्ट? नहीं मेन सब्जेक्ट तो ये है ना जो एक्चुअली विजिट किया है जिसने। अब ये तो उनकी पोस्ट है, ये तो कुछ भी हो सकती थी। पोस्ट से ही तो मतलब ये हायर पोस्ट हो तो भी मतलब कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी हो तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट को आप एम्फेसाइज नहीं करेंगे, कुछ भी हो, है ना, क्योंकि पीएम ऑफ इंडिया के अलावा कुछ और भी बना रखा हो उनको, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2-3 और अटैच कर सकते हैं ना आप। क्या प्लानिंग कमीशन का जो होता है वो भी बना रखा हो तो वो सेकेंडरी हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया, मतलब ये आपको फर्स्ट शो करना है हमेशा, है ना। जैसे आपने राहुल बोला, अब आपका फ्रेंड हो या क्या पता आपका अंकल हो या आप फिलोसोफर हो, गाइड हो, ऐसे लिखते हैं ना माई फ्रेंड, वो राहुल माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। अब तो 3-3 सब्जेक्ट आ गए, तो मैं राहुल को लेके आऊँ या उन तीनों को? तो इसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया हुआ है कि आप मेन सब्जेक्ट को लाओ, उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बाद में लेके जाओ। हटा दूँ ये? समझ आ गया ना आपको? लॉ लैंग्वेज
लैंग्वेज तो सर बड़ी अजीब है, कहाँ सब्जेक्ट चला जाता है और कहाँ वहाँ तो पता ही नहीं चलता, वहाँ तो पूरे सब कुछ sentence- आगे पीछे हो जाता है। आधा पेज का सेंटेंस में पता ही नहीं चलता कहाँ ये सब्जेक्ट आप और इंग्लिश कहाँ मीडियम हो ना? ये आप इंग्लिश मीडियम हो शुरू से? शुरू से तो नहीं, मेरा लॉ कॉलेज में आने के बाद इंग्लिश मीडियम हो गया ना फिर। अच्छा, लॉ क्योंकि इंग्लिश से किया हिंदी आपने? में समझ में नहीं आई फिर। हाँ, वो मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट ईयर हिंदी में दिया था और सेकंड थर्ड इंग्लिश में दिए थे। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली कि आपको कंफर्टेबल लगती है ये वाली लैंग्वेज जो बेयर एक्ट की है अभी? मैं थोड़ा दो सा है बट समझने दो की बार 3 बार पढ़ते हैं फिर कंफर्टेबल हो जाती है वो नहीं, लैंग्वेज। वो एज इट इज आप थोड़ी बेरेट लिख की पाते हैं लैंग्वेज तो फिर भी। ऐसी है, वो आपको हिंदी में भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, हिंदी में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे एज इट इज लिखना बड़ा मुश्किल है उसको। सबसे बड़ी समस्या तो ये सिर्फ आएगी कि प्रीलिम्स meanings कहाँ में से जैसे लाएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे तो वो तो ग्रामर से ही लिखने बनेंगे, के लिए क्योंकि ट्रांसलेशन प्रेसी ये मीनिंग्स तो वगैरह वही चीजें लिखो तो ना, आएंगी मैं नहीं उसमें उसमें। उनको ही रटो। ग्रामर से बनेंगे, वो ऑब्जेक्टिव होंगे। हाँ, वो स्पेसिफिक लेकिन ऐसे ये वैसे अब दिया नहीं है। यही आता तो हम्म। वो उसके लिए तो ये क्योंकि सब कई चीजें काम जगह आएगी जो अभी से पढ़ा रहे कई हैं। जगह तो लैटिन वर्ड तक नहीं, भी मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि प्री हाँ, में आप आएगा इंग्लिश या बना रहे हैं सर, मैं आपको पेपर क्या इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ उस, ताकि हाँ, आपका वो subject मेंस वाला जो सेकंड पेपर है उसके लिए भी, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आएगी। सेंटेंस फॉर्मेशन है, प्रेसी करनी है तो वैसे लिखना ऐसे लिखना है तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करना है तो सेंटेंस तो फ्रेम करने ही पड़ेंगे आपको। वोकैबुलरी का रहता है जिसकी सबसे ग्रामर मेन। जिसकी ग्रामर कमजोर हो वो क्या करे? वही तो मजबूत करने आए हैं अपन। नहीं, जैसे 3 चैप्टर है हमारे, 3 पार्ट है, वो आप पढ़ाओगे, लेकिन जैसे हमारी बेसिक ग्रामर कमजोर हो। नहीं, मैं आपको सारी बेसिक ग्रामर पढ़ाऊंगा। हाँ वही, हाँ, ये ऐसे नहीं है। इनसे रिलेटेड जो भी है। आपके एग्जाम में जो सेंटेंस बनाने में आपको चाहिए ना, वो सब कराऊंगा मैं, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वर्ब के फ्रेम पढ़ाने हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब करनी पड़ेगी अपन को। वोकैबुलरी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मैं कोशिश करूंगा बेसिक तो दे दूं आपको, डेली 15-20 वर्ड्स तो दूं, ताकि वो जो आपके आते हैं है ना, वो वाले तो आपके क्लैरिफाई हो जाएं। आपको सिखा दूंगा कैसे याद करनी है, कैसे कनेक्ट करना है बेसिकली, है ना। हमारा एक ही टारगेट है कि हमको वो ट्रांसलेशन पे काम करना है। ट्रांसलेशन पे कब काम होगा? जब ग्रामर पे काम होगा। सीधी सी बात ये है, बिना ग्रामर के डायरेक्टली तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, बिना रूल्स के तो आप चल ही नहीं सकते। मैं कई एग्जांपल बता सकता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब है ना, आपको मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस में एक चीज़ होती है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं कि स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, उसी से इंग्लिश बनानी होती है ना। हम ये भी जानते हैं कि सब्जेक्ट हम नाउन प्रोनाउन का ही बनाते हैं जनरली, है ना। जनरली हम बनाते हैं प्रोनाउन लाइक आई एम डूइंग दिस वर्क, ही और शी इज डूइंग दिस वर्क, है ना। कई बार, अब ये एक नया ट्रेंड आपको बताता हूँ मैं, है ना। कई बार क्या होता है, वर्ब होती है ना, वर्ब, उसमें या तो आप आईएनजी लगा दो, है ना, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, बना सकते हो ना, टेकिंग, है ना, इस तरीके से। या एक होता है टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, टू वॉक, टू ड्रिंक, टू टॉक, इस तरीके से, है ना। ये क्या चीज हो गई? ये मैं बता रहा हूँ आगे आने दो। इस पे आ रहा हूँ मैं, है ना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि सब्जेक्ट जो होता है ना, वो हम नाउन का बनाते हुए आ रहे थे आज तक, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आपने कहा मेरी शर्ट का कलर अच्छा है, द कलर ऑफ माई शर्ट, मैंने बना दिया कि वो नाउन से बन गया। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक नया ट्रेंड है कि लोग क्या करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको भी ट्रीट करवाने लग जाते हैं सब्जेक्ट की तरह। ये बता रहा हूँ मैं आपको कैसे। अब ये भी आप सोचेंगे कैसे, ये देखो आप, मैंने आपको बोला कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, है ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। अब मुझे बताएं आप, ये तो समझ में आ रहा होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये भी सब्जेक्ट है। क्या इंजीरियस है हेल्थ के लिए? तो व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ? हाँ, तो व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ, सो आपका जवाब हो गया स्मोकिंग। तो स्मोकिंग अब आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। समझ रहे? आप उस चक्कर में मत पड़ जाना कि हमेशा नाउन ही मिलेगा मेरे को सब्जेक्ट बनाने के लिए, नहीं मिलेगा आपको। आपने बोला कि वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, अगर मेरा सेंटेंस ही हो कि वॉकिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ, ये लो आप। अब आपके पास सब्जेक्ट कौन है? वॉकिंग ही तो आपका सब्जेक्ट है, करता जो है, मतलब आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन आ चुका है, वॉकिंग आ चुका है। समझ रहे हैं आप?
सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, ऐसे मत सोच लेना आप, ये मैं बताऊंगा आपको, ये टॉपिक है इंग्लिश में जिरेंड करके, इनको जिरेंड इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए बताना जरूरी है कि हर बार नाउन ही नहीं होगा, वो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देगा, टू में वर्ब लगा देगा और तब भी उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करवाएगा। तो टू वाले को टू, आपने बोला कि टू सिंग हियर इज नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ गाना अलाउड नहीं है। सिंगिंग सिंगिंग बोल दो आप उसको, लेकिन टू सिंग भी हम बोलते हैं। टू वॉक इज नॉट गुड फॉर मी, टू लगाकर V1 लगाकर भी आप इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, समझ गया मेरी बात? नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आप कहोगे कि सर नाउन पर नाउन तो है नहीं मेरे पास, अब मैं किसको लेके आऊँ, है ना? जैसे मैं बोलूँ कि ऑफिस में काम करते हुए, तो आप वर्किंग से तो स्टार्ट करोगे, समझ रहे हो? आप मेरे को बोलना हो कि ऑफिस में काम करते हुए मैं पढ़ता था, तो वर्किंग इन ऑफिस ही तो बोलूंगा मैं। क्लियर है मेरी बात? तो आप क्लियर कट लिख दें कि V1 ING एंड 2 + V1 इनको भी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है? दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज सब्जेक्ट। ये वाइल वर्किंग अभी से भी स्टार्ट हो जाता है, वाइल वर्किंग। वाइल वर्किंग होता ही है, तो वो वाइल वर्किंग भी हो गया वो। वाइल तो आपने प्रीपोजिशन की तरह यूज किया, कनेक्टर की तरह यूज कर लिया। अभी जो वर्किंग है ये आपका मेन सब्जेक्ट है। वाइल वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइंस, मान लो ऐसे बोला आपने, वाइल वर्किंग इन इंडिगो एयरलाइंस, तो अब ये हो गया ना आपका पूरा सब्जेक्ट। क्लियर है? हमेशा ये मत मानना कि नाउन पर नाउन ही आएगा, जो सब्जेक्ट की तरह ही यूज होगा ये भी आ सकता है। ये लैंग्वेज में चेंजेस बाद में आए हैं थोड़े, कुछ डेवलपमेंट्स, या शुरू में मतलब ये बहुत इंग्लिश इस दुनिया की एक ऐसी लैंग्वेज है हाँ कुछ जो अपने आप में चेंज करती है ना? हिंदी कभी चेंज नहीं करती है, हिंदी ने अपने आप को कभी नहीं बदला है, और जो चीज़ें अपने अपने आप को नहीं बदलती हैं वो पीछे होती जाती हैं। ये एक रूल है, एक वो मतलब ये मान लो आप कि सिद्धांत है कि जिस चीज़ ये चीजें हम अभी पढ़ रहे हैं, जब 12 साल हमने पहले स्कूलिंग की तब थी, नहीं तब है। हमको खाली सब्जेक्ट और वही बताते थे, दो चीज कौन सी हाँ होती है। बिल्कुल, इंग्लिश ने अपने आप को चेंज किया है। इंग्लिश ने क्या करा कि उसको लगा ना कि देसी वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, तो उसने अपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देसी को कंसीडर कर लिया। अब जैसे वो सर कलर की स्पेलिंग में यू गायब कर दिया, नहीं, वो अमेरिकन है। और उसी हिसाब से ये ग्रामर भी फिर चेंज हुई होगी, नहीं, ग्रामर वही है, मैं तो वर्ड्स बता रहा हूँ। फिर हम आंसर देंगे तब ये सब तो कंसीडर ये सब कंसीडर करना ही पड़ेगा पोटैटो आपको। की जगह आलू भी लिख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड जो में तो उन्होंने शामिल कर लिया, ऑक्सफोर्ड में ऐड हो गया शायद आलू। शायद हो गया हो तो बिल्कुल करें आप, जैसे जंगल, जंगल हम पढ़ते आ रहे थे फॉरेस्ट, लेकिन उन्होंने तो जंगल को भी मान लिया। अब आप कह रहे हैं इसमें ग्रामर बुक में ये चीज नहीं है, मान लीजिए ये जो है नहीं, ये अब जो ग्रामर की बुक है सब में है, अब है उनमें। बिल्कुल है। स्कूल लेवल तक तो हमको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना वहाँ तो राम जाता है ऐसे ही काम चल जाता था, इतनी इंग्लिश चाहिए ना, यहाँ ये चेंज करनी पड़ेगी। सर वाइल को आपने क्या बताया था? दौरान, के दौरान, वाइल आपका कनेक्टर है, यहाँ कनेक्ट कर रहा है ये तो। वाइल भी बताऊंगा आपको, वाइल को कैसे सेंटेंस में यूज़ करोगे आप। जिस लैंग्वेज ने, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जिसने अपने आप को चेंज नहीं करा ना, वो लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे संस्कृत है ना। अब मैं और आप संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं, जब मैं और आप ही नहीं कर सकते तो आगे वाली जनरेशन का तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। टफ हो जाती है ना सबके लिए। टफ नहीं है यार उसको, जैसे हिंदी में रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी भी नहीं मानते हैं, वो तो लोपदगामिनी बोलते हैं रेल तो इंग्लिश वर्ड हो गया है ना। अब वो कह रहे हैं कि अब कर लेना चाहिए था, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग 90%, 90 छोड़ो 99, वो रेलगाड़ी ही बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं वो हिंदी तो तभी होगी जब ये लोपदगामिनी होगी, है ना। ये आधे लोगों को पता ही नहीं है क्या है, वो तो रेलगाड़ी जान रहे हैं। लेकिन सर वो ऐसे हिंदी के ऐसे में भी रेलगाड़ी लिखा जाता है, भाषा है, हिंदी के ऐसे में भी रेलगाड़ी लिखा जाता है, लिखा जाता है, लोपदगामिनी। लेकिन वो कंसिडर ही नहीं करेगा, वो आपसे कहेगा कि रेल तो इंग्लिश वर्ड और सेग्रीगेट है ना, लेकिन इंग्लिश इसको चेंज कर कर। देगा हमारा हिंदी ऐसे, फिर कौन सी? वो वर्ड गलत कर देगा। नहीं करते लोग जनरली, लेकिन वो हिंदी में कंसिडर नहीं कर रहा उस वर्ड को, वो एक्सेप्ट नहीं है कि आप इस तरीके से बोलो। ये शब्दकोश में ऐड नहीं हुई है। हाँ, और ऑक्सफोर्ड उस चीज़ को चेंज करता रहता है ना। ऑक्सफोर्ड में एक वर्ड चलता था पहले, मैं बताता हूँ आपको, जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है तू, तू तो होता ही है ना। इंग्लिश में आपको पता है सब चीज़ों के लिए यू है, एक बंदा हो तो भी यू है ना, इज्जत देनी हो तो भी यू, और नहीं देनी हो तो भी यू है ना। इंग्लिश में एक वर्ड चलता था THOU,
टू के लिए, बहुत पहले कभी, है ना। अब उन्होंने इसको बिल्कुल ही हटा दिया, उन्होंने कहा कि सबके लिए आप यू करो, उन्होंने इसको रूल बना लिया, है ना। आपने सुना होगा कि पहले हम जब मेल वगैरह लिखते थे ना, या सॉरी एप्लीकेशन जब लिखते थे ना, तो इधर तो लिखते थे टू द प्रिंसिपल और इधर लिखते थे योर्स ऑब्विडेंटली, ये था ना रूल में, है ना। अब उन्होंने क्या कहा कि जब हम मेल करते हैं ना इन सब चीज़ों को, तो स्पेस देने में दिक्कत आती है, तो ये सारे इस लाइन में होने चाहिए, यहाँ इधर ही आते इधर ही आते हैं। पहले आप स्कूल याद करो कि वो इधर और इधर आते थे, बीच में 2 लाइन छुड़वाता था, फिर वो आधे से स्टार्ट करता था। अब उन्होंने कहा कि जब हम मेल करेंगे ना टाइप, तो इतना काम करने में टाइम लगेगा, यहाँ पूरा कर दो आप। ऐसे खूब सारे चेंज है यार, है ना। और ये भी नहीं है कि हम जो बोलते आ रहे हैं वही सही हो, ग्रामर में बिल्कुल गलत हो जाती है वो चीज़ें। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। हमने खूब सुना हुआ है आई लव यू बोलते हैं, है ना, खूब सुना हुआ है, खूब बोला हुआ है। इसका जवाब भी यही है, आई लव यू टू, यही जवाब है इसका, है ना। मैंने बोला मैं प्यार करता हूँ, मेरे को जवाब मिल गया मैं भी करता हूँ, तुम किससे कहते हो, है ना। पढ़ाई में? अब सुनो आप मेरी बात, अब कहानी अब स्टार्ट हो गई है ना। ये जो टू है ना, टू TOO, इसका इंग्लिश में मतलब है भी, सॉरी हिंदी में मतलब है भी, है ना। अब इसको जब रूल्स में पढ़ाऊंगा ना आपको मैं, तो ये ऐसे बोलेगा कि जिसके बगल में ये लगता है ना, ये उसी को क्वालिफाई करता है, उसको ही सेंस करता है ना, है ना। अगर आप इसका मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या निकलता है। मैंने बोला आई लव यू और मेरे को जवाब मिला मैं तेरे को भी करता हूँ, समझ रहे हो आप? तुम्हें भी कर लेता हूँ, मतलब मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको भी कर लूंगा। हम ये जवाब थोड़ी ना चाह रहे थे, हम क्या चाह रहे थे कि मैं भी करता हूँ। अब वो मैं भी कब बनेगा, जब ये यहाँ आएगा, To love you. है ना। लेकिन ऐसे कोई बात ही नहीं करता, ऐसे तो कौन बोलता है आई टू लव यू। टू मूवमेंट मी टू तो अलग है, मी टू में तो आपने बिल्कुल करेक्ट बोल दिया, है ना। मी टू में तो आपने बोल दिया मैं भी, लेकिन यहाँ तो फंस गए ना हम। ये तो हम इमोशन समझ जाते हैं, तो हम मान लेते हैं ये ऐसे बोल रहे हैं मैं भी करता हूँ। अगर ग्रामर समझने बैठ जाए हम, तो हमें यहाँ ग्रामर आती नहीं ना इतनी कि हम समझेंगे उसका मतलब क्या ये- है, और न बोलने वाले को पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं आती तभी तो चल रहा है काम, और अगर ये आ जाए तो वहीं ब्रेकअप हो जाए। ये तो आप देखो सीन क्या है, सच सच बताओ कौन है बोलो। है ना। अब ये जैसे एक वर्ड होता है ना ओनली, ओनली सुना आपने, ओनली का क्या मतलब है, सिर्फ या केवल, है ना। इसकी भी वही क्वालिटी है जो इस टू की है, जिसके बगल में ये लगता है ना, ये उसी को सेंस करता है। अगर मैंने बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश ओनली, या ओनली इंग्लिश, आई कैन टीच ओनली इंग्लिश, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ इंग्लिश मैं पढ़ा केवल पढ़ा सकता हूँ। केवल मैं इंग्लिश ही पढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं आता मेरे को, है ना। अब मैंने इसको ओनली की पोजीशन चेंज कर दी और यहाँ लिख दिया ओनली आई कैन टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, खाली मैं ही पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। केवल मैं ही इंग्लिश केवल मैं ही पढ़ा सकता हूँ। तो यही तो प्रॉपर्टी हुई वो, कि जिसके बगल में ये लगा ना, यहाँ लग गया तो इसको सेंस कर दिया, यहाँ लगा तो इसको सेंस कर दिया, है ना। ये सेम प्रॉपर्टी का वर्ड है टू, समझ गया मेरी बात। इस टू को बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा आपको लिखते वक्त, नहीं तो ये बिल्कुल सेंस ही बदल देगा। देख लो यहाँ बदल दिया इसने, आई हैव अ बॉयफ्रेंड बट आई लव यू टू। हाँ ये तो मतलब बिल्कुल ही खत्म ही हो जाएगा, करियर ही खत्म हो जाएगा इसमें तो, है ना। तो आप लिख सकते हो नोट डाल के, आपको जो भी मैं बताऊँ ना, ये छोटी मोटी बातें आपको लिखनी है कि टू एंड ओनली हैव द सेम प्रॉपर्टी, टू एंड ओनली हैव द सेम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज बताइए कि क्या है, कि इट हाँ ये प्रॉपर्टी बताऊँगा, ये बताइए। आप लिखें टू एंड ओनली हैव द सेम प्रॉपर्टी। यार है ना, अब हम जब नोट्स बना रहे हैं ना, तो मेरे पास ऑप्शन है आपको हिंदी में भी लिखाने का, नहीं सर, लेकिन आप मैं आपको, इंग्लिश में लिखवाइए। है ना, नहीं, इंग्लिश फिर हमारे थोड़ा सा फिर आप इंग्लिश समझोगे कैसे, आप सुनो, आए सुनो तो सही। मेरी बात सुनो, हम जब इनको पढ़ेंगे तो फिर हमें तो बिल्कुल ही समझ में वैसे नहीं एक आएगा बात घर बताऊं, पे। लैंग्वेज दोनों ही सीखनी दोनों ही है, सीख लो आप। एक नहीं सीखनी। मैं 2 बार बोल दूंगा आपको ना, ऐसे जरूरी नहीं है हाँ, इंग्लिश में लिख लो, आप ऐसे हिंदी में भी आ लिखा दो सकता है। बल्कि बताओ अपने को क्या करना चाहिए, बल्कि अपने को ये करना चाहिए सर, कि आगे इंग्लिश एक आती ऐसे है दे तो रखा हिंदी है, में वो लिखना चाहिए दोनों में अपने से को, किसी ताकि में भी हिंदी दे आए। सकता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि 2015 में ऐसे हिंदी में पूछ लिया था उन्होंने। अपने को हिंदी नोट करनी चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि दोनों में आएंगे। ये नहीं, ये ट्रांसलेशन तो दोनों में आएंगे, नहीं ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में आएगा दोनों में, और एक समरी हिंदी में। टू इंग्लिश, दोनों इंग्लिश टू चलेंगी, हिंदी, दोनों बराबर। दोनों और आएंगे, समरी आएगी लेकिन इंग्लिश में। उसमें लेकिन वो ऐसे ऐसे इंग्लिश दोनों भी में दे आ सकता सकता है, है हिंदी सर। में भी दे सकता है।
ओके वो डिपेंड करता उसके है। लिए ना वैसे तो हिंदी की क्लास अलग से लगेगी ना नहीं वो तो लगेगी। वो तो सर पढ़ाएंगे आपको। लेकिन सर आप मैं English word होते इसका एक ही सोल्यूशन है, इंग्लिश तो एक बार हिंदी में दोनों में एक बार सोल्यूशन है कि अपन दोनों में लिख मतलब जिसको जो उसमें कन्वीनियंट है ना, नहीं सर आप रूल्स है ना वो दोनों में लिखा दें दोनों में। और जो उसका आंसर मतलब वाक्य का जो आंसर होगा हम लिख लेंगे खुद ही। मैं तो आपको दोनों लैंग्वेज बोलूंगा, आपको जिसमें लिखना हो ना, जिसमें आपको कन्वीनियंट हो ना हो। पहले मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ ये जो मैंने बोला है ना, अब मत लिखना आप जिसको हिंदी में लिखना है ना। टू एंड ओनली हैव द सेम प्रॉपर्टी, लेकिन सुनना जरूर है बस आपको, है ना। इट एक्सप्रेस द एडजेसेंट वर्ड, इट एक्सप्रेस द एडजेसेंट वर्ड, इट एक्सप्रेस द एडजेसेंट वर्ड। अब जहाँ एडजेसेंट लिखा ना उसका मतलब लिखना, एडजेसेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए पड़ोस वाला, पास वाला, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब एडजॉइनिंग का वो अलग अलग है। एडजॉइनिंग ज्वाइन करते हैं, एडजेसेंट होता है जैसे इनके एडजेसेंट आप बैठे हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेस एडजेसेंट वर्ड, है ना। अब हिंदी में जिसको लिखना हो क्लियर कट लिख दें, टू एंड ओनली हमेशा अपने बगल वाले वर्ड को अभिव्यक्त करते हैं। टू एंड ओनली हमेशा अपने बगल वाले वर्ड को या निकटतम साथ वाले को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। अगर ये साथ वाला पहले वाला मान देना बाद वाला, या नहीं वो वो अपन को इतना देखना आपको पड़ेगा सेंस करना sentence। पड़ेगा। टू एंड ओनली हमेशा अपने बगल वाले, पड़ोस वाले, साथ वाले, एडजेसेंट वाले को अभिव्यक्त करता है। और वहाँ क्लियर कट लिखें एक एग्जांपल, वो तो सबको ही लिखना है। ओनली आई कैन टीच इंग्लिश, एक एग्जांपल जरूर लिख दें। ओनली आई कैन टीच इंग्लिश, केवल मैं ही हूँ जो इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कैन ओनली, आई कैन टीच ओनली इंग्लिश, आई कैन टीच ओनली इंग्लिश। इससे समझ आ जाएगा आपको कि हमने ऊपर क्या बात लिखी। एक भी वर्ड प्लस माइनस नहीं करा, बस पोजीशन बदली हमने ओनली की। ओनली की पोजीशन बदलते ही पूरे सेंटेंस का सेंस ही बदल गया, ठीक है। बढ़ जाओ आगे। ये तो समझ आ गया आपको ओनली वाला, कि ओनली और टू के साथ में आपको क्या करना है ना। सब्जेक्ट बनाने में शायद आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा पहचान जाओगे आप। आपने बोला कि मेरे दोस्त की मम्मी बीमार है, कौन सब्जेक्ट है इसमें? मेरे दोस्त की मम्मी मेरे दोस्त की मम्मी, ना कि अकेला मेरा दोस्त, ना ही अकेली मम्मी, पूरा के पूरा उठ के आएगा द मदर ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, या माई फ्रेंड्स मदर, अगर अपोस्ट्रोफी में लेके जाना है तो। क्लियर है बात? सब्जेक्ट के बारे में सारी बात कर चुके हैं हम, है ना। अब एक डाउट और है ना, एक प्रॉब्लम और है। जैसे एक वर्ड लिया हमने सिंपल सा लव, है ना। अब आपको पता है कि इसका मतलब होता है प्यार करना, जो कि हो गया वर्ब। जानते हैं ना आप, ये इसकी सेकंड फॉर्म भी होती होगी कुछ, क्या होती है? लव्ड। थर्ड फॉर्म भी होती होगी, क्या होती है? लव्ड। ऐसा है ना इंग्लिश में। और जिनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, वो बेसिकली वर्ब होती हैं, ठीक है। हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे ये नाउन में आ जाएगा, ये इमोशन हो जाएगा। इस बात को यहाँ से क्लियर करें यार। अगर मैंने आपको बोला आई लव यू, और अगर मैंने आपको बोला लव इज ब्लाइंड, ये दो सेंटेंस हैं यार, दोनों को जज करें एक बार, आप जस्टिफाई करें। अब आई लव यू में आई क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है ना ये, तो ये तो गया यार सब्जेक्ट। अब लव क्या है? ये हो गई वर्ब, ये यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। अब नीचे आओ आप, यहाँ ये लव क्या है? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ ये लव क्या हो चुका है? सब्जेक्ट हो चुका है। समझ रहे हो आप? एक ही वर्ड डिपेंड किस पे कर रहा है? आपके सेंटेंस के फॉर्मेट पे। उस पर तो डिपेंड किया है यार ये, कि आपने सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया है, कि उस वर्ड को वर्ब बना लिया या नाउन बना लिया या सब्जेक्ट बना लिया। क्लियर है? तो हमेशा अपने दिमाग में ये भी रखना कि हमें डिपेंड करवाना है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे,
ना कि उस वर्ड को याद करना है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूँ ये कि आई लव यू में लव क्या है, वर्ब। लव इज ब्लाइंड में लव क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब नाउन है। समझ गया मेरी बात? ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आप लव को हमेशा ही वर्ब मान के बैठ जाएंगे, है ना। कई बार ऐसे सुना है आपने, आई वर्क हेयर, आई वर्क हेयर। अब इसमें वर्क क्या है, वर्ब आई वर्क हेयर। वर्क क्या है, वर्ब वर्ब है ना, ये क्रिया है ना, ये वर्ब है ना। अगर मैंने बोला वर्क वॉज डन, द वर्क वर्क इज वॉज डन, वर्शिप वर्क इज वर्शिप या वर्क वॉज डन, अब ये वर्क बन चुका है नाउन या सब्जेक्ट। समझ चुके हैं मेरी बात? तो हम अभी बात गोल गोल वहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ही, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट ही सब्जेक्ट से होगा। क्लियर है? एक बार आप ये दोनों सेंटेंस लिखना है, आप यहाँ इसको सब्जेक्ट शो करना और यहाँ इसको सब्जेक्ट, यहाँ इसको वर्ब, ताकि ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि वर्ड का डिपेंडेंसी रहती है सेंटेंस के फॉर्मेट पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, हटा दूं ये? इंग्लिश का पेपर यार आपका इजी है, वो चलता होगा ना। इजी। इसको सर गेट को भी खोल वाले हैं ये रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब के लिए। नहीं वो गेट कोई खोल दिक्कत के नहीं, इसे वो चला दो ना। हाँ एसी चलवाते हैं, क्योंकि आवाज़ जाएगी फिर बाहर। या तो आप एक बार बोल दो उनको, जैसे गेट खोलने से कोई है गेट खोलने में आवाज़ें आती है ना वो रिकॉर्डिंग में। पेपर आपका बहुत इजी होता है हाँ इंग्लिश का पेपर इजी है आपका, इतना नहीं, इस मुश्किल बार नहीं है। थोड़ा चेंज है फॉर्मेट ना। फॉर्मेट चेंज हो गया, वही तो है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग डाल अलग देंगे। पेपर बना दिया ना सर उसका। इजी है वो मेरे अकॉर्डिंग टू एक्चुअली इजी। आपके पास है क्या वो फॉर्मेट सबके बैच में फॉर्मेट नहीं है, सबको पढ़ना है पेपर है ना। इंटरेक्शन वाला है यार सारा, आप अगर इंटरेक्ट ढंग से कर रहे हो, चीज़ें आपके पकड़ में आ जाएं तो बहुत इजी है वो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। राइटिंग स्किल एंड करंट जीके नो करंट लीगल नॉलेज के ऊपर है ना। इसमें आ गया ट्रांसलेशन, प्रेसी एंड ऐसे एक्सेट्रा। ट्रांसलेशन में इंक्लूड हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। हाँ बस इतना ही दिया हुआ है। बस और जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए बोला गया है, तो ऑब्जेक्टिव में पूरी इंग्लिश आ जाती है। वो तो हिंदी और इंग्लिश डाल दी उन्होंने, बस कुछ नहीं बोला। हाँ उन्होंने, लेकिन अब बिना नाउन प्रनाउन के सेंटेंस बनेंगे ही नहीं ना। मेरे को पता ही नहीं है कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो कभी सेंटेंस में पता ही नहीं लगेगा। मेरे को पता ही नहीं है कि नो और नॉट में क्या फ़र्क है, तो मैं बताऊँ सेंटेंस कैसे बनाऊँ? मैं तो बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ कि दोनों का मतलब नहीं है, लेकिन मेरे तो सही तरीके से कब लगाऊंगा, जब ये मेरे को आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं, उस नाउन वाले चैप्टर में ही हम आगे बात करते हैं। नाउन मतलब आप समझ चुके हो, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। एक और चीज़ ऐड कर ली हमने, इमोशन, है ना। चलिए लिख लें। हाँ लिख लो, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भावनाएं भाव को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग एंड इमोशन, इमोशन और जोड़ना है आपको। द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इमोशन, व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्लियर थी ये बात? तो देखो ये वर्ड है ना नाउन, इसका मतलब ही वही है, मतलब नाम। किस जिन चीज़ों का इस नाम है ना, वो सब नाउन है। इसका अम्ब्रेला है तो ये भी नाउन है, ये पेन है, ये शर्ट है, ये माइक है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये सब नाउन है। ठीक है, नाउन के कितने टाइप होते हैं, कितने तरीक़े से डिवाइड होता है, ये सब अभी डिस्कस कर लेंगे। नाउन बहुत सारी चीज़ों से डिवाइड होता है। एक तो होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, ये सब अलग है। एक होता है जेंडर के बेस पे, एक होता है सिंगुलर प्लूरल के बेस पे, है ना, और एक होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस पे। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं नाउन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर।
है ना। जेंडर के बेस पे कितने नाउन है। आपसे कोई पूछता है कि टाइप्स ऑफ नाउन, तो पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन से टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हो, मतलब आप जेंडर की कर रहे हो या किसकी कर रहे हो। क्लियर, ठीक है। तो जब हम नाउन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताएं कि आप जेंडर कितने होते हैं इंग्लिश में। दो ही होते हैं, मेल फीमेल, वैसे तो मेल अच्छा, फीमेल gender, फीमेल sorry. न्यूटर। न्यूटर जेंडर इंग्लिश में नहीं होता, मेल फीमेल ही होता न्यूट्रल भी होता है। न्यूटर होगा। सर अब तो मानना पड़ेगा ना। अब तो मानना फायर पड़ेगा भाई। सेट जो- होता है, है। तो हमें neutral ग्रामर मानना में पड़ेगा। क्या है उसके ऊपर है। हाँ वही मैं कह रहा था, जो आप कह रहे हो ना, वो जिसकी आप बात कर रहे हो, न्यूटर उसके लिए इंग्लिश में Transgender. वर्ड है ट्रांसजेंडर, है ना। वो कोई अलग से नहीं है, मतलब जेंडर में नहीं है, वो वर्ड ही अलग दे दिया है, वो कैटेगराइज कर दिया गया उसको, और उसको बोल दिया गया ट्रांसजेंडर है ना। अब वो उस वाले जेंडर में नहीं आएगा। क्लियर है, उसके लिए तो वर्ड ही अलग है, तो उसको तो बिल्कुल अब साइड में कर दो आप। अब मुझे बताएं कि अब कितने जेंडर बचे इंग्लिश में। दो ही बचेंगे सर। दो। इंग्लिश में बेसिकली कितने जेंडर बता रहे हैं आप, दो। ठीक है, अब एक बार 5 मिनट आप बोर्ड पे ही देखना है ना, कुछ मत लिखना। जेंडर इंग्लिश में होंगे कितने, 4। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको कौन कौन से। पहला जो होगा वो होगा मैस्कुलिन। क्या बोलते हैं इसको यार, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब मेल, ठीक है, लाइक बॉय, है ना, अंकल, हस्बैंड, ये सब मैस्कुलिन ही है ना, मेल ही है ना यार। ये मेल को ही मैस्कुलिन बोल रहे हैं हम, है ना। कॉमन वर्ड है मेल, लेकिन जब आप टेक्निकली इंग्लिश में बात करोगे तो मैस्कुलिन हो जाएगा वो। ठीक है, सेकंड आपका जेंडर होगा फेमिनिन, समझ रहे हैं आप, जिसको आप फीमेल बोलते हैं। ठीक है, अब लिखो मत यार, एक बार पहले पूरा समझ लो, है ना, फिर मैं आपको 2 मिनट दे दूंगा, आप तब लिखना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं बता ही क्यों रहा हूँ, ये भी समझना है अपन को। पहले होगा मैस्कुलिन, मेल, जिसको आप कह रहे हैं बॉय, अंकल, हस्बैंड या ब्रदर, है ना। सेकंड होगा आपका फेमिनिन। फेमिनिन मतलब फीमेल। ठीक है, अब फेमिनिन की बात करें तो बॉय का अपोजिट क्या हो गया, गर्ल हो गया। अंकल का आंट, अंकल का क्या हो गया, आंटी, आंट आंट, AUNT, आंट, आंटी या आंट, आंट, आंटी आंट होता है। आंट, आंटी। ठीक है, अंकल का होगा आंट, है ना। आंटी नाम का इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, याद रखना आप, है ना। आंटी जी, वही तो हमने लगा रखे हैं, है ना। इंग्लिश कह रही है कि केवल वर्ड एक ही है, आंट, है ना। उसको हिंदी में क्या कर दिया, उसको फेमिनिन करने के लिए वाई बोल देते हैं हम, लेकिन वो ऑलरेडी फेमिनिन वर्ड है। अब सर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, आंट वो भी होती है जो दूसरी आंटी हाँ, तो अब चींटी। किसको आवाज लगानी हो वो या डिपेंड करेगा आपके अब सेंटेंस पे। depend- नहीं ऐसे तो मतलब बहुत कि सारे अपन वर्ड्स हैं उसके जिनके बारे में कुछ डबल बताना चाहते हैं अगर चींटी के बारे में तो सेंटेंस भी तो फ्रेम करोगे आप। मैं वहां जाके आंट से मिला तो चींटी तो नहीं है वहां पे, है ना। सड़क पे रेंग रही थी, वो आंटी नहीं है। References के साथ में अपने आप मालूम पड़ जाता है कि आपको हाँ क्या बस बोलना है। सेंटेंस पे डिपेंड करेगा हमेशा सब पेपर के कुछ, हिसाब से समझो वो। पूरा इंग्लिश ना, पूरे इंग्लिश सेंटेंस के फ्रेम पे ही डिपेंड करेगी। आपने किसी को बोला कि वो बहुत हॉट है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है क्या, नहीं है ना। आपने कहा मैं कूल हूं, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर लो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। आपने कहा स्टेज पे जाके उसने आग लगा दी, इसका मतलब क्या है कि उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी, इसका मतलब डीजल माचिस से तो नहीं है ना। सर इंग्लिश बड़ी इंग्लिश नहीं, हिंदी में भी है तो, आग लगा मैं तो आपको हिंदी में ही बोल रहा हूँ। हिंदी में भी वही सेंस तो देखना ही पड़ेगा। सेंस तो देखना ही पड़ेगा यार। आस्तीन का सांप अगर बोल रहे हो तो वो इसका मतलब थोड़ी है स्लीव्स में वो घुसा हुआ है, नहीं, वो सेंस है। ठीक है, अब आते हैं वापस। हस्बैंड का क्या होगा, वही वाइफ, ये फेमिनिन हो गया ना। ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, ये फेमिनिन हो गया। 2 जेंडर आ चुके हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, थर्ड जो जेंडर होगा ना यार, उसको बोलते हैं न्यूटर। न्यूटर, है ना। न्यूटर का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे थे, वो तो ट्रांसजेंडर है, उसको तो बिल्कुल ही अलग कर दिया। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग जितनी भी चीजें निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है, वो सारी न्यूटर है। ठीक है, इसमें आपकी बुक भी आ गई, इसमें ये अम्ब्रेला भी आ गया, इसमें ये टेबल भी आ गई, इसमें कैमरा भी आ गया, है ना। कुछ भी जानवर तो मस्कुलिन फेमिनिन में ही आएंगे ना। नहीं, वो मैं जानवरों को अलग बताऊंगा आपको करके, है ना। मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, न्यूटर, जिसको आपने बोला नॉन लिविंग,
है ना, जो बिल्कुल निर्जीव है, ठीक है। पेड़ पौधे इसमें लेते हैं हम न्यूट्र में, क्योंकि इसमें लगाया जाता है इट, है ना। जितनी भी इट वाली चीज़ें हैं ना वो सारी न्यूट्र में आ जाती हैं, ठीक है। जानवरों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि हम ही भी यूज़ करते हैं और शी भी यूज़ करते हैं। आप ही गॉड भी बोल रहे हैं और शी गॉड भी बोल रहे हैं, क्लियर है। अब चौथा जो जेंडर है ना उसको बोलेंगे आप कॉमन जेंडर, ठीक है। जो ना लड़का है जो ना लड़की है वो कॉमन वर्ड है। आपने बोला टीचर, टीचर, अब टीचर को आप कभी डिफाइन कर सकते हो क्या वो लड़का है लड़की? मैंने बोला कि टीचर वहाँ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट, ये सब आप डिसाइड कैसे कर सकते हो मेरे को बताओ। अगर आपने बोला स्टूडेंट तो स्टूडेंट में तो वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो सब कुछ आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो दोनों जेंडर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना वो सारे किस में आएंगे? कॉमन में आ जाएंगे। समझ गया मेरी बात? मैंने बोला पियोन तो पियोन किस में ले आओगे आप? कॉमन में। समझ रहे? उसमें मेल भी हो सकता है और फीमेल। एक वर्ड है इंग्लिश में नर्स, नर्स किस में आ जाएगा? तो दोनों कॉमन, नर्स तो कॉमन में आएगा, तो मेल मेल नर्स नर्स और नहीं, पर फिर तो फीमेल अपन फेमिनाइन में आएगा अपने नर्स, डिस्टिंक्शन के लिए मेल और फीमेल वैसे तो होता है नर्स ही है। फेमिनाइन में ही आएगा। फेमिनाइन तो फेमिनिन में लगाऊं या कॉमन में जाऊं? फेमिनाइन नर्स कॉमन ही होगा वैसे तो, क्योंकि जैसे Common. नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी नर्सिंग बोलते हैं। नर्सिंग कंपाउंडर स्टाफ नहीं, में मेल दोनों नर्स आते हैं। बोलते हैं उसको। मेल नर्स बोलते हैं उसको, फेमिनाइन में आएगा सर खाली मेरा nurse। हमारे सब पे कॉमन रहना चाहिए तो हम आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मेल और फीमेल नर्स कर देते हैं। आप कुछ मत लगाओ ना, मेल लगाओ ना फीमेल। मेरे को तो एक वर्ड बताओ नर्स किस में डाल दूं इन चारों में, जनरली तो हम फीमेल में ही डालते आए हैं आज तक। है ना। आज के बाद आपको नर्स को किस में डालना है? कॉमन में डालना है ना। होती नर्स जनरली फीमेल है लेकिन आपको ये मानना है कि ये कॉमन जेंडर है। इसमें नर्सिंग स्टाफ का मतलब लड़का भी हो गया और लड़की भी होगी, है ना। तो ये जो नर्स वर्ड है ना वो किस में डालना है आपको? कॉमन में डालना है। कंपाउंडर बोल देते तो हैं मेल क्या, नर्स मेल और नर्स? फीमेल के लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल मेल और फीमेल वर्ड लगाएंगे आप। फीमेल नर्स। हाँ, फीमेल लगाएंगे, मेल लगाएंगे तो वर्ड है, वरना आप नर्स ही यूज़ करेंगे। अगर मैं शी लगा देता हूँ शी तो क्लियर हो जाता है कि वो फेमिनिन है। अगर मैं ही लगा देता हूँ तो क्लियर हो जाता है, हाँ, ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन बोला द नर्स इज सिटिंग इन हर केबिन, फेमिनिन में आ गया, मुझे पता लग गया वो लड़की है, वो अपने केबिन में बैठी है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सुनेंगे आप। जितने भी मैस्कुलिन जेंडर है ना हमें ये पकड़नी है बात कि इन सब के लिए आपको ही लगाना है। ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई अंकल, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ माई ब्रदर, यही तो बोलेंगे आप। और इसके लिए क्या लेके आएंगे आप? शी लेके आएंगे। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई गर्ल, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाए हम न्यूट्र में। न्यूट्र आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट को, है ना। इट्स माई बुक, इट्स माई टेबल, इट्स माई कैमरा, है ना। प्रोनाउन हो गया, हम प्रोनाउन को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तभी तो काम आएगा हमारे जेंडर डिवाइड करना। अब आते हैं अपन कॉमन जेंडर में। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी से बनेगा या इसी से बनता होगा कि अब हम फंस चुके हैं, अब हम क्या लगा कर रहे हैं? इसमें तो कुछ लगता नहीं है तो नहीं, लगाना तो पड़ेगा ना आपको। मैंने आपको डॉक्टर ही बोल दिया कि द डॉक्टर इज सिटिंग इन, है ना, केबिन, मैंने आपसे बोला। और मैं आपको ऑप्शन देता जा रहा हूँ हिज, हर, इट्स। मैंने बोला द डॉक्टर इज सिटिंग इन केबिन। अब मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ हिज, हर और इट्स। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि तीनों में से एक ही लगाना है। सर हिज हर में से कोई भी लगा देना। हिज या हर और इट्स, तीनों में से एक ही लगाना है। इट्स नहीं, इट्स लगेगा फिर। इट्स, हिज। क्वेश्चन समझ गया मेरा क्या है? क्वेश्चन मेरा इतना सा है कि मैं ऐसा भी तो फंस सकता हूँ ना कि तीनों में से एक लगाना हो और आगे वो डॉक्टर या टीचर बोल दे। हिज भी आ जाएगा। इंग्लिश कुछ का लगाएंगे दोनों सही होंगे। हाँ सारे ही सही, अगर जो भी हिज और हर दोनों इट तो आएगा नहीं, देखो सर, क्योंकि वो नॉन लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो कि इट तो आएगा ही नहीं। तो इट तो ठीक है, अब बता हिज या हर। इंग्लिश का एक रूल सुनना आप, है ना, पूरी इंग्लिश में काम में आएगा। जिन चीज़ों का जेंडर डिसाइड ना हो, है ना, या जो चीज़ें कॉमन जेंडर में हो, है ना, वो हमेशा ही में जाती है। ये रूल है इंग्लिश का। ये हिंदी का भी रूल है, ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं कि हर आदमी अपना भाग्य खुद लिखता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि औरतें उसमें नहीं है। कॉमन जितनी भी बातें करोगे ना आप, वो हमेशा जेंडर मेल में करोगे, लॉ में भी यही चलता है। है ना, सब में यही है। अगर आपने बोला कि
हर आदमी का मरना तय है, इसका मतलब थोड़ी है कि औरतें नहीं मरेंगी। उस मेल जेंडर में आपने सबको ही कंसीडर कर रखा है। ये कॉमन लॉ है, कॉमन रूल है। आपने बोलना है कि कॉमन जेंडर का हमेशा प्रोनाउन क्या रहेगा, ही। एक क्वेश्चन और है इससे जो बनता है ना। ऐसा कोई बच्चा, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जेंडर में से। ऐसा कोई बच्चा जिसका सेक्स ना बताया जाए, वो मेल है या फीमेल, है ना, उसका प्रोनाउन हमेशा क्या रहेगा, इट रहेगा। ठीक है ना, उसको ही बनाना आप, ना शी बनाना। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ इट इज 2 ईयर ओल्ड बेबी, मेरा ये सेंटेंस है, इट इज 2 ईयर ओल्ड बेबी। आपको पता लग रहा है कि लड़का है लड़की है, नहीं लग रहा ना। बेबी बोलते हैं आपको कभी जिंदगी में पता नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो आपका प्रोनाउन क्या रहना चाहिए, इट रहना चाहिए। मैं लिखाऊंगा आपको ये सब, एक बार समझ लें आप। अगर सेक्स डिटरमाइन ना हो पाए आपसे कि वो मेल है या फीमेल, तो आपका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, है ना। अगर मैं इस बेबी की जगह चाइल्ड लिख देता तो भी नहीं पता लगता आपको। तो अगर मैं इस चाइल्ड की जगह किड लिख देता, किड, तो भी नहीं पता लगता आपको। तो समझ रहे हैं। अब अगर आपको पता लग जाए, लाइक आपने बोला बेबी गर्ल, है ना, तो आपको प्रोनाउन शी में जाना पड़ेगा। फिर आपने बोला बेबी बॉय हुआ है हमारे यहाँ पे, तो आपको फिर ही में जाना पड़ेगा। आजकल देखा आपने, ट्रेंड है, लिखते हैं उसके आगे बेबी गर्ल और बेबी बॉय, है ना, तभी तो पता लगेगा। वो बेबी से तो पता ही नहीं लगेगा। समझ गया मेरी बात। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। वापस से रिवाइज कराता हूँ मैंने क्या बात करी है। मैंने आपको कहा कि नाउन जेंडर के बेस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, आपको बोलना है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और चौथा क्या है, कॉमन। 4 ही चीजें, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन, है ना। मैस्कुलिन का प्रोनाउन क्या है, ही। फेमिनिन का प्रोनाउन क्या है, शी। और न्यूट्रल का प्रोनाउन क्या है, इट। और कॉमन का क्या है, ही। ठीक है। ऐसा कोई बच्चा जिसका आपको मेल फीमेल होना ना बताया जाए, आप प्रोनाउन क्या लेके आ रहे हैं, इट लेके आ रहे हैं। और कॉमन का क्या लेके आ रहे हैं, ही। और ट्रांसजेंडर वर्ड ही अलग है, उसको आज के बाद बिल्कुल ही अलग कर देना। ठीक है, तो लिख दें जेंडर, छोटा सा हेडिंग डाल लें जेंडर, ताकि पता लग जाए। मैं पहले इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो लिख देना। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, noun can be divided into 4 categories. On the basis of gender, noun can be divided into 4 categories. Category आपको पता है। On the basis of gender, noun can be divided into 4 categories. जेंडर के आधार पर, हिंदी में जो लोग लिखते हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हो। जेंडर के आधार पर नाउन को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जेंडर के आधार पर नाउन को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट मैस्कुलिन है, इसी तरीके से बना लो। सेकंड फेमिनिन है। थर्ड, फेमिनिन की स्पेलिंग FEMININE। थर्ड इज न्यूटर एंड फोर्थ इज कॉमन। 4 हो चुकी हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। मैस्कुलिन का मतलब हो गया ये, फेमिनिन का ये। एग्जाम्पल लिख देना। प्रोनाउंस लिख देना, ही, शी, इट एंड ही अगेन। बुक, टेबल, कैमरा, कुछ भी लिख दें जो नॉन लिविंग हो। चेयर। अलग से नोट डाल के लिख लें चाइल्ड वाला। हाँ लिख दो, फॉर चाइल्ड, किड एंड बेबी pronoun it can be used.
बोल दूँ यार, ये नोट जरूर डालना आप, यदि बच्चे का मेल या फीमेल होना ना बताया जाए, Gender is not known. इफ जेंडर इज नॉट मेंशन्ड इट कैन बी यूज्ड। यदि वो भी डलवा दीजिए कॉमन जेंडर का भी, कि कॉमन जेंडर का लिए ऑलवेज वी यूज प्रोनाउन ही। वो मैंने मेंशन कर दिया ही, आप ऐसे लिख लो, लिख दो ना नीचे उनके, सबके प्रोनाउन लिख दो आप तो उनके he, नीचे, she, it और he। नहीं हमने तो लिख लिया, हम तो बता रहे हैं नोट डलवा के वो भी डलवाना। सबके प्रोनाउन इसके नीचे डाल दें और लिख दें कि यदि बच्चे का मेल या फीमेल होना ना बताया जाए तो प्रोनाउन इट का यूज होगा। इफ जेंडर इज नॉट स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड इट कैन बी यूज्ड। एग्जाम्पल भी लिख देना, इट इज 2 year old बेबी। ये बात बस आपको याद रखनी है यार, ये हमेशा के लिए ऐसा करना है, ये समझ तो आ जाती है लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं। हटा दूं? समझ गया ना आप ये क्या कर रहा है हमने, है ना? ठीक है, तो ये न्यूटर हो गया, नॉन लिविंग हो गया, फेमिनिन हो गया, मैस्कुलिन हो गया। जेंडर के बारे में सब कुछ जान चुके हैं हम, जो भी इंग्लिश में जानना चाहिए था। संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं और इंग्लिश में एक और ज़्यादा 4। हिंदी में तो 2 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में 3 हो जाते हैं, नपुंसक लिंग भी ले आता है वो, वही न्यूटर जेंडर है ना, वो न्यूटर वाला। के लिए, नॉन लिविंग के लिए होता है वो भी। हाँ वो भी सेम है, नॉन लिविंग वाला। ट्रांसजेंडर के लिए नहीं होता वो भी। ट्रांसजेंडर था ही नहीं ना वर्ड, ये तो अब इंडिकेट किया है ना उन्होंने, ट्रांसजेंडर भी वर्ड डालना है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश एक्सेप्ट करती है सारे चेंजेस, कोई और इसके अलावा आईपीसी भी करती है, आईपीसी में एक ही है। नहीं। लैंग्वेज में नहीं है, संस्कृत कोई नया वर्ड लेके आएगी इसके लिए, इजाद कर देगी। एक्चुअली हिंदी और संस्कृत की सब ओल्ड उसमें वोकेबलरी शामिल है। भी काफी IPC ज्यादा में उस एक टाइम ही से बहुत सारी है, ऑलरेडी है। अगर में Already ही है, और सी दोनों आएंगे। उनके पास हर वर्ड के लिए 10 वर्ड और हैं एक्स्ट्रा, है ना। और इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हर वर्ड के लिए वो 1-2 ही मिल जाए वही बहुत है। पहले क्या एक वर्ड चलता था सिनोनिम्स करके ना, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, है ना। पहले के एग्जाम्स में लिखा हुआ आता था कि ना सिनोनिम बताओ, तो सिनोनिम बताने में आती थी प्रॉब्लम। अब आजकल उन एग्जाम्स में लिखा हुआ आता है बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया और वो कह रहे हैं कि बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड बताओ। तो बेस्ट एक्सप्रेसिंग मतलब जो नियर भी हो उसके, बेस्ट एक्सप्रेसिंग की रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है, समझ रहे हो आप। सिनोनिम मतलब एग्जैक्ट सिनोनिम, हिंदी ठीक। संस्कृत में। और इंग्लिश में तो ये प्रॉब्लम है कि आप वर्ड्स को चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा आपको सीखना भी है, जैसे वर्ड सुना होगा आपने लुक, लुक मतलब देखो देखना, सी, है ना। एक वर्ड होता है स्टेयर, एक वर्ड होता है ग्लेयर, वॉच, है ना। एक वर्ड होता है वॉच, वॉच, है ना। ये इंग्लिश के वर्ड हैं और ये हैं किसके लिए, देखने के लिए, सबका सब तरीका में अलग है। स्लाइट चेंज है, कुछ चेंज है emotion, ना। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। टीवी अगर देखनी है तो हम वॉच लगाते हैं, कभी लुक वो कभी नहीं लगा सकते हम, है ना। तो वॉच का मतलब ना ऐसे लिया जाता है इंग्लिश में कि वॉच का मतलब ध्यान से देखना, है ना। जैसे मैं भी आपको बोलूँ कि मैं आपको वॉच कर रहा हूँ तो मतलब मैं आप पे नज़र रख रहा हूँ, समझ रहे हो आप, मतलब ध्यान से देखने के, थोड़ा विथ फुल ऑफ कंसंट्रेशन जो वर्ड है ना वो ये वॉच है ना। अब प्रॉब्लम आती है लुक और सी में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इनमें कि लुक का मतलब भी देखना है और सी का मतलब भी देख, कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में। लुक एट हर, सी एट हर। नहीं सर, लुक का मतलब होता है अपनी तरफ ऐसे पास वाले को देखना, सी का मतलब दूर में देखना दूर में देखोगे तो सी शायद। और पास देखोगे तो लुक। लुक हियर लुक यार सीधे वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा सर, एंड सिचुएशन क्या है। लुक द पिक्चर, अब According. बाहर कहीं घूमने गए, दूर से पिक्चर दिखा रहे थे, बोल लुक द पिक्चर, तो बोल दिया आगे। जैसे पढ़ाते पढ़ाते एकदम ही बोल दिया सी, तो फिर वहाँ सी सी मतलब देखो, लुक द साइट सीन्स बोल दिया तो वो दूर हो गया ना। सामने की तरफ देखो तो सी और अपनी इधर की तरफ देखो तो लुक, ऐसा। लुक एट मी। गौर से देखना, गौर से देखना तो आ गया ना वॉच, गौर से देखना तो हो गया वॉच, आपको वॉच करनी है, वॉचमैन, है ना, वॉचर, ये सब अलग अलग वर्ड हैं, वो ध्यान से देखने के लिए हैं। मैं बताता हूँ आपको, सी मतलब होता है खुद की आंखों से देखना ना, और लुक का मतलब देखना था ही नहीं कभी, लुक का मतलब था दिखाना,
मेरे को बोलना है आपको कि यहाँ देखो आप, तो लुक एट द बोर्ड, है ना, देखो, देखिए है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ ना ये, तो उसको लुक बोलते हैं, है ना। हाउ एम आई लुकिंग, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ। मेरे को बोलना हो वहाँ देखो पेड़ पे, तो लुक एट देयर, समझ रहे हो। देखना मतलब खुद की आंखों से, फिर आप बोलोगे आई सॉ या आई सी, क्योंकि आपने खुद की आंखों से देखा है। दूसरे को जब भी दिखाओगे ना, तो हमेशा लुक होगा, दिखाना, यस आई ये देखना है ही नहीं, यस आई लुक नहीं आएगा। है ना। हाँ, यस आई लुक नहीं आएगा, यस आई सी आएगा, क्योंकि आई जुड़ चुका है। मैं खुद की नज़रों से देखूंगा तो सी आएगा। वही हम जब बोल रहे थे ना, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बोल तो हम वही रहे थे, इधर हाँ। देखना उधर वाला, उधर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, उधर से दिखा आप रहे हैं, जैसे तो हमको उसको दिखा बोलेंगे रहे हैं। कि बोर्ड पे दिखाने के लिए सी, तो वहाँ तो सी आएगा। नहीं नहीं नहीं, look लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड, वो तो पूरा सेंटेंस हो गया। हाँ, और खाली look सी, here, या तो look, फिर वो वो तो अपन खाली खुद सी भी देखेंगे बोल देते हैं। सी मैं कब बोलूंगा, जब आपके रेफरेंस में बात करूंगा कि आपको देखना है। अब मैं कह रहा हूँ कि दिखाओ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ, तो बोलूंगा लुक हियर, समझ रहे हो। जब भी आप किसी चीज क्या को तुमने दिखाओगे ना, देखा तो हैव यू सीन। हैव यू सीन, अगर मेरे को बोलना है ना कि आपने देख लिया क्या, तो मैं बोलूंगा हैव यू सीन, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर ने हमको दिखाया, तो वो लुक होगा। खुद की नजरें ले आओगे ना, अगर कंसीडर कर लोगे, तो वो सी है। और दूसरा की ना लुक, तभी तो कहते हैं वो लुकिंग, वो सीइंग तो नहीं बोलते हम, दिखना। वो लुकिंग का मतलब क्या होता है, आप कैसे दिखाई दे रहे हो, समझ रहे हो आप, इसलिए वो लुक है। स्टेयर क्या हो गया, घूरना, घूरना, घूरना मतलब वो कंटिन्यूअस एक ही चीज को देखते रहना, या स्पेशली एम्फेसिस देके देखना। कुछ सेकंड्स हैं इसके यार, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 8 या 10 सेकंड है, आप गूगल करना इसका ना। जैसे नॉर्मली आप किसी को 8 या 10 सेकंड तक बिना इंटरप्ट किए हुए देखते हो ना, तो वो स्टेयर में आता है, और ये नेगेटिव वर्ड है। समझ गया मेरी बात। इंग्लिश बहुत डिपेंड करती है कि वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको ये याद रखना है कि स्टेयर करना मतलब ये वैसी क्राइम है। अब तो स्टाफ कवर हो में गया। अब तो उसमें cover- रूल्स में आता है सर, हाँ, कोई कुछ इंटरव्यू है। के लिए आता है या तो उसको आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं, मतलब ऐसे टाइम फिक्स है उसमें। नहीं, फिक्स है 8 से उससे 10 ज्यादा नहीं सेकंड, देख 2 मिनट तो सकते बहुत आप। होती है। हाँ 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गई। 2 मिनट देखो तो बेचारा कुछ, वो बहुत ज्यादा उसका रूल है कि 10 सेकंड है, आप देखना। हाँ, कोई इंटरव्यू भी होते हैं तो ऐसा भी। उसमें ऐसे कहते हैं कि ना, अगर हम 10 सेकंड से ज़्यादा है, अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता वो 12 सेकंड है कि 10 सेकंड है, कि फिर वो क्राइम वाले कैटेगरी में ला दोगे। रूल्स जो बने रहते हैं ना उनमें लिखा होता है ये सब। हम्म, और जॉब के लिए जाते हैं तब। अगर देखना ही है आपको, तो 5-5 सेकंड के सेट बना लो, 5 सेकंड देख लो, 5 सेकंड देख लो, तो फिर नेगेटिव भी नहीं होगा, है ना। ग्लेयर मतलब क्या होगा, ग्लेयर मतलब निहारना हो जाएगा यार, थोड़ा ना पॉजिटिव सेंस में चले आओगे। देखने के बहुत तरीके हैं यार, ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा कि मेरे को वर्ड लेके कौन सा आना है यहाँ। अगर आप नेगेटिव सेंस में जाना है ना, तो आपको स्टेयर आएगा, है ना। ही वॉज स्टेयरिंग हम बोलते हैं, वो घूर रहा था, है ना। एक वर्ड और होता है टाइमिंग सेम है बट इधर वो नेगेटिव पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। निहारना तो क्राइम नहीं होगा, है ना, वो तो नॉर्मल वर्ड है ना, वो तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन घूरना क्राइम हो जाएगा। सर निहारना भी डिपेंड तो करता है कि नेगेटिव हो जिसको जाएगा देख रहे हैं वो यार, क्या सोच रहा है। अगर निहारना पॉजिटिव वे अगर में। कोई Word लड़का sense ही किसी को, positive वो दे तो रहा है। सिर्फ प्यार से निहार रहा है, लेकिन उस लड़के के लिए तो नेगेटिव हो गया। नहीं, वही कह रहा हूँ, उसमें जिसको इमोशन बता दे। जिसको देख रहे हैं ना वो किस सेंस में ले रहे हैं उसको लड़कियां तो पहले। स्टेयर ही सेंस लेगी, तो लेकिन कर वो तो सकती है, ग्लेयर FIR तो कर सकती है, मुझे बहुत देर से लग रहा है। वो निहारना है ना। मैं वही तो बाद में कर देना इसलिए वो बोलेगी मैं आपको नहीं कह रहा था। एक और वर्ड लिख लें आप, पीप, इट्स PEEP, है ना। हाँ, ये भी होता है। ये झांकना होता है, ताका झाकी वाले सेंस में। इसमें झुकना शायद एक जरूरी होता है क्या, झुकना? नहीं, झांकना, सर, झांकना, उसमें झांकना। झांकना एक अलग ही वर्ड है। ताका झाकी करना, उस वाले सेंस में जाओगे तो पीप वर्ड लेके आओगे आप, है ना। मैं कह रहा हूँ ये सारा देखना ही है। इसमें एक और देखना है, विजिट, वो तो हमने लिया ही नहीं अभी। विजिट ये भी देखना ही है, एक बार किसी जगह पर जाना, है ना, मिलने जाने के सेंस में भी विजिट होगा, वो भी देखना ही है। अब ये सारे ही देखने हैं, देख लो आप। एक और है, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं उसको, एक बार। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसको भी देखने जा रहे हो, तो वो भी विजिट पे आना होता है ना। मिलने मेरे से मेरे फ्लैट पे आ रहे हो ना, तो वो भी विजिटरी हो गए आप, समझ गए आप। वो वन शॉट वाला बोलते हैं उसको, एक बार। हॉस्पिटल में विजिट, हॉस्पिटल में अभी आप एक बार ही जाओगे तो विजिट होगा, विजिटिंग आवर्स होते हैं, ठीक है, वो विजिट वाले सेंस में चला जाएगा। एक वर्ड और आता है, बर्ड्स आई व्यू करके,
अब ये कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ। लेकिन सर बहुत सर इम्पोर्टेंट व्यू चीज़ है। हाँ व्यू भी देखना हो गया शायद। हाँ, व्यू मतलब भी दृश्य सही होता हो है। जाए तो इंसान यही सोच रहा है, एक क्वालिटी बन जाए इंग्लिश की। नजर हाँ, ये सरसरी निगाह एक होता है ना, फटाफट से किसी चीज को देखना, सरसरी निगाहों से देख, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ये फ्रेम, सरसरी निगाहों से देखना। हाँ ऐसे मान सकते हैं आप, बर्ड्स आई व्यू होता है ये, है ना। एक और देखना है ना, जैसे वो लिटरली तो देखना नहीं है, एक वर्ड होता है ना रीड, रीडिंग मतलब पढ़ना होता है, पढ़ना होता है ना, रीड करते हैं हम। आजकल आपने सुना है गो थ्रू करके वर्ड यूज करते हैं हर जगह। बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वर्ड रीड को रिप्लेस करेगा धीरे धीरे, रीड को जनरली इस वर्ड के द्वारा रिप्लेसमेंट मिलेगी गो थ्रू से। गो थ्रू द बुक, बुक रीड करनी है, पढ़ना है उसमें, बट ये है गो थ्रू मतलब वही होगा, पढ़ना, इस तरीके से, है ना। इन वर्ड के डिफरेंस हमको पकड़ने हैं, मतलब सीखने हैं हमको। ऐसे मैं वर्ड बता दूंगा आपके, खूब सारे वर्ड हैं यार ये, मतलब आपको 6 महीने तक पढ़ते रहे अपन ये, कि इतने सारे वर्ड हैं, लेकिन हमको ये बेसिक बेसिक वर्ड पकड़ने हैं। ऐसे एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा वॉर, एक वर्ड सुना होगा बैटल, वॉर बैटल सुना है आपने, क्या होता है ये? लड़ाई लड़ाई होती है। होती दोनों ही लड़ाइयाँ हैं ये। हाँ, बैटल तो शायद जहाँ फोर्सेस वगैरह यूज होती है वहाँ वॉर में भी होती है। लड़ाई तो हम आपस में भी एक दूसरे के साथ भी हो सकती है। ना हम एक दूसरे से वॉर करते, ना हम एक दूसरे से बैटल करते, हम फाइट करते हैं, ओके। या क्वेरल, वो वर्ड ही अलग है। मेरे वर्ड हैं वॉर और बैटल, इन दोनों के अंतर बताएं आप तो। कोई आ रहा है क्या आपके दिमाग में, या मैं बता ही दूं? छोटा उसमें बताइए। होता होगा सेंस में, छोटा मतलब कम लोग। और वाइड है सेंस में। अब वाइड की भी तो डेफिनेशन नहीं है ना, वर्ल्ड वॉर कि कितने लोगों को वाइड बोलेंगे। नहीं, वॉर का हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान की जो इनको वॉर भी बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर होती है, world महाभारत battle क्या है? नहीं होती। महाभारत बैटल वो भी बहुत बड़ी थी। वॉर में जैसे अपन लोग बॉम्ब वगैरह भी यूज करते हैं, दूर दो- डिस्टेंस की भी बात आ दो सकती है। और बैटल में नहीं करेंगे। बैटल और बैटल बहुत तो लोगों के सामने बीच सामने में। है बैटल तो। सिर्फ दो के बीच में बैटल, और बहुत दो से ज्यादा हो जाए तो वॉर। महाभारत क्या है? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो दो ही थे, हाँ बैटल। वो वॉर ही है सारे। महाभारत बैटल है। नहीं सर आप ही बताओ। पानीपत, पानीपत क्या है? पानीपत का युद्ध वो भी बैटल बड़ा और पानीपत। बैटल है। हल्दी घाटी का युद्ध वो भी शस्त्रों से यूज किया हुआ है, लेकिन वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको ना, आइडिया है ना, लग रहा है। मैं बताता हूँ कि बैटल जो होता है ना, इसमें ना टाइम एंड प्लेस ये डेफिनेट होता है, मतलब डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। वॉर में नहीं होता है ये, मन करता है तब हमला कर सकते हो आप, नॉट डिसाइडेड और डेफिनेट, ऐसे कह सकते हो आप। ये निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है ये वाली, और ये अनिश्चित है। वॉर तो अगर आज टाइम मिल जाएगा ना, तो आज भी वो बम गिरा सकता है, जैसे वर्ल्ड वॉर, जिसको जब मौका मिलता था वो तब करता था, है ना। बैटल में क्या होती है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को बुलाती हैं कि तुम आ जाना कुरुक्षेत्र, वहाँ लड़ेंगे अपन सुबह 4 बजे से, पानीपत का युद्ध। जैसे पानीपत, जैसे हल्दी घाटी, जैसे महाभारत का वॉर क्या होगा कि जब भी मौका मिलेगा तब लड़ी जाएगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि सर देश इन्वॉल्व कर लो, तो देश वाला जो कैलकुलेशन है वो अब है, पहले तो वो भी नहीं था। महाभारत के टाइम पे तो वो देश वाला भी नहीं था, रियासतें होती थी, फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए रूल बिल्कुल क्लियर रखो आप, कि टाइम और प्लेस डेफिनेट करना है तो बैटल है, और नॉट डेफिनेट है तो वॉर है ना। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको कि लगाना क्या है बेसिकली। ये अपार्ट फ्रॉम ग्रामर बात कर रहे हैं हम, ग्रामर की बात से लास्ट में हमको आधा घंटा 15 मिनट इसी पे बात करनी है कि वर्ड बेसिकली डिफरेंस क्या है, मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगा अप्रोप्रिएट। एक वर्ड होगा हैंडमेड और होममेड, ये लास्ट वर्ड पढ़ रहे हैं हम आज का, हैंडमेड और होममेड। मेरे को इनमें भी डिफरेंस बताओ आप। सर हैंडमेड तो विदाउट एनी यूज ऑफ मशीन, हाथ से बनाया हुआ। हैंडमेड और होममेड है, घर पे बनाया हुआ है, उसमें मशीन भी यूज हो सकती है। हैंडमेड में कह रहे हो आप के हाथ से बना, मशीन नहीं लगानी है, जैसे और खादी वादी हाथ से बनती है, हैंडमेड चीजें हो गई। पॉटरीज वगैरह जो कुम्हार के उस पे चाक पे बनती हैं, दैट इज वो हो गई हैंडमेड। और होममेड तो रोल्स रॉयस है, वो पूरी मशीन, handmade है। अब अपन पिज्जा बर्गर वगैरह बनाते हैं होममेड होते हैं वो, बट के लिए होता है ये वैसे। हाँ यार, ये दोनों हाथों से बनती है, तभी तो वर्ड है ये।
नहीं तो मशीन वाले तो फिर हैं ही सारे, ये टेबल बनी है, ये अम्ब्रेला बनाई है। एक बात ध्यान रखना, बनती दोनों हाथों से ही है, लेकिन होममेड में आता है फूड, हैंडमेड में आती है थिंग्स। जैसे आपने हाथों से पेंटिंग बना दी ना तो वो हैंडमेड है, अगर आपने हाथों से बेडशीट बना दी ना तो वो हैंडमेड है, और अगर अचार और पापड़ बना रहे हो ना तो वो होममेड है। याद रखना, फूड अगर हाथों, और चाहे इसको घर में बना लो, चाहे ऑफिस में बना लो, चाहे फैक्ट्री में बना लो, इससे प्लेस का कोई फ़र्क ही नहीं है, बनेगा हाथों से। मेरा बिजनेस ही यही हो, तो मैं पापड़ बना रहा हूँ तो फैक्ट्री में बनाऊंगा, लेकिन हाथों से बना रहा हूँ तो होममेड है। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बनेगी दोनों हाथों से, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो खाने वाली चीज़ें हैं वो होममेड में जाएंगी, और जो थिंग्स हैं वो, जैसे आपने कहा कि मैंने एक पेंटिंग बनाई खुद के हाथों से, उसको किस में डाल दोगे आप? हैंडमेड। हैंडमेड में। अगर मेरा काम ही ये है कि मैं अचार बना के बेचता हूँ बाजार में, तो वो होममेड होगा, बनाना हाथों से ही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कल। कल यार आपकी क्लास की टाइमिंग है ना, आप कंफर्म कर लेना, वो 3 होगी शायद, ठीक है सर। है ना। सर 3 ही रखेंगे क्योंकि 4 से तो सर लेते ही हैं, आज तो मैं पता नहीं था ना इसलिए। हाँ, आज मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को ऐसे पता तो था बट मैं भी कन्फ्यूजन में ही था, तो आप एक बार सर से कंफर्म और कर लेना। ठीक है ना, ओके।